रात के 2 बज रहे थे। एक लड़का स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और परफॉर्म करते-करते उसके साथ जो लड़कियाँ होती हैं, उस लड़कियों को वो लड़का इतना पसंद आ जाता है कि उस लड़के को लड़कियाँ जो थी लेकर के अपने रूम पर जाने की बात करती हैं। जैसे ये लड़का बात सुनता है तो लड़का बेहद खुश होता है और उन लड़कियों के साथ हो लेता है। उनके रूम पर पहुँचता है, रूम पर पहुँचकर सारी लड़कियाँ सोती हैं, लेकिन वो लड़का जग रहा होता है। फिर जो सभी लड़कियां जब जगती हैं, वो लड़का सो रहा होता है। ऐसे ही ये जो सिलसिला होता है, लेकिन जो सुबह का मंजर होता है, जिसको देखने के बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यही नहीं बल्कि मकान मालिक आता है, पूरा गांव आता है, मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। तो आखिर उनके बीच ऐसा क्या हो गया, जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना में। हमारे साथ बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक, ये सच्ची घटना के लास्ट तक। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है देवरिया, इसी देवरिया जिले की है। बात कर रहा हूँ मैं 23 फरवरी साल 2024 की। एक लड़का होता है जिसका नाम दीपू होता है। दीपू पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही होनहार लड़का रहता है, साथ ही साथ वो एक गरीब तबके का भी लड़का होता है। वो एक मजदूरी का काम करता है, साथ ही साथ उसका जो परिवार था, उस परिवार में उसकी माँ थी, उसका पिता होता है, उसका एक छोटा सा भाई होता है। जो लड़का है धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता है, फिर वो डांस करने में बड़ा ही माहिर होता है, बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करता है। साथ ही साथ उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और पैसे इकट्ठा करने के बाद से एक डीजे खरीदता है और फिर वहीं से अपनी जीवन की शुरुआत करता है। लड़का अकेले चला था, लेकिन धीरे धीरे पैसा कमाता गया। 200 रुपये, 500 रुपये जो भी उसको मिलते उस पैसे को इकट्ठा करता और फिर उसने अपना जो सेटअप है उसको धीरे धीरे स्टेबलाइज करता है, बड़ा करता है। फिर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, जो औरत मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। दरअसल मध्य प्रदेश की जो औरत तो थी, लेकिन उसकी जब मुलाकात एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में होती है, जब वो दीपू को देखती है तो फिर वो उससे बातचीत करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी लड़कियों की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मुझे बताना, मैं वहां से लड़कियां भेज दूंगी, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम उनको अपनी जिम्मेदारी पर संभाल के रखना और जो भी पैसे मिलेंगे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना, साथ ही साथ उन लड़कियों को भी देना। इस पर जो दीपू होता है बेहद खुश होता है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसको वहीं से उसके जीवन की नई शुरुआत होने लगती है। दरअसल जो दीपू होता है वो एक किराए का मकान लेता है और फिर उसी में उन 4 लड़कियों को ला करके रख देता है। चारों लड़कियों को जब भी उसको काम रहता फिर वो लेके जाता, वहाँ पे स्टेज परफॉर्म कराता और साथ ही साथ फिर उनको साथ में लाता और फिर वहीं पर ला करके उनको कमरे पे छोड़ता, फिर वो अपने घर चला जाया करता था। जो चारों लड़कियां होती हैं वहीं पर रह रही होती हैं। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, सब कुछ इनके जीवन में बड़ा ही नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि इंसान के जीवन में दुख के दिन बहुत जल्द आते हैं, सुख के दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ दीपू के साथ होता है। दरअसल दीपू इस फील्ड में तो अकेले चला था, लेकिन उसके साथ 4 लड़कियां थी। फिर उसके धीरे धीरे दोस्त जुड़ते जाते हैं, क्योंकि वो अकेले स्टेज परफॉर्म करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब अलग अलग जब लोग इकट्ठा होते हैं, सभी लोग मिल करके वो अपना काम शुरू करते हैं, तो जो दीपू है उसको बेहद खुशी मिलती है कि चलो उसके कुछ साथी मिल गए हैं जो इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। दरअसल ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, जहाँ भी वो अलग अलग जगहों पे जाता, बुकिंग करता। बुकिंग करने के बाद फिर वो उन लड़कियों को लेकर के परफॉर्म कराता, फिर वापस आता, फिर कमरे पे छोड़ता। यही उसका रूटीन होता है। दरअसल दीपू बेहद ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसने कभी भी उन लड़कियों के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया था। जो लड़कियां थी वो भी अच्छी थी ही, क्योंकि उन लोगों ने भी कभी दीपू के प्रति ऐसी भावना ही नहीं लाई। वो भी बेहद ईमानदार टाइप की लड़की थी। जो भी स्टेज से पैसे मिलते थे, जो कमाती थी, वो ला करके दीपू को देती थी। फिर दीपू उनको पैसे दे दिया करता था और जो भी खर्चे होते थे, रूम का भाड़ा तक भी जो लड़कियां होती हैं वो खुद वहन करती हैं। वो कहती हैं कि वो कैसे करके वो लाएगा पैसा, क्योंकि उसकी स्थिति सारी पता होती है उन लड़कियों को। दरअसल दीपू उन लड़कियों को खाना नहीं बनाने दिया करता था। उन लड़कियों के लिए वो
होटल से खाना लाया करता था। दोनों टाइम होटल से खाना आता है, फिर वो लड़कियां खाती हैं और वहीं पर अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम तरीके से, मस्त तरीके से जी रही होती है। अब इसकी जो एक बुकिंग होती है 2024 की ही फरवरी महीने की एक बुकिंग होती है शादी में। जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो देवरिया में होता है, और देवरिया में जो दीपू है वो तो जाता ही है, साथ ही साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज भी अच्छा लड़का होता है। सूरज पे जो दीपू है वो इतना भरोसा करता था कि जब भी वो कहीं भी कोई भी काम करता था तो सूरज के भरोसे छोड़ करके चला जाया करता था कि तुम इस चीज को संभाल सकते हो, संभाल लेना। दरअसल देवरिया तो वो गए रहते हैं, एक बहुत ही अच्छी जगह शादी में परफॉर्म हो रहा होता है, तब तक दीपू के नंबर पे एक फोन आता है जिसमें उसको पता चलता है कि उसके जो माँ है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अब जो दीपू है सारी जिम्मेदारियों को सूरज पे सौंपता है, कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लड़कियों को लेकर के अच्छे से उनके रूम पर पहुंचाना, बाकी किसी को अपने साथ मत लेना, और उसके बाद तुम छोड़ करके फिर अपने घर चले जाना। इस पर जो सूरज होता है वो कहता है कि ठीक है। दीपू वहां से अपनी बाइक उठाता है और फिर वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। दरअसल वहां से उसका घर जो होता है लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे होता है। वहां से वो सीधा अपने घर जाता है, फिर वहां से अपनी माँ को लेकर के दवा के लिए जाता है और फिर वो वहीं पर अपने घर ही रुक जाता है। इधर जो सूरज है, रात के परफॉर्म हो रहे होते हैं, 2 बज गया था। 2 बजने के बाद जो पब्लिक की डिमांड होती है वो बढ़ती ही जाती है, और बस सभी लोगों को पता है कि एक गाना करते करते लोग कितना से टाइम ज्यादा खींच लेते हैं। अब ऐसे ही करते करते रात के 3 बज जाते हैं, और जो सूरज है वो परेशान होता है। फिर उसके बाद अपना जो डीजे होता है उसको बंद करता है। बंद करने के बाद जो भी हिसाब किताब होता है, सारा कुछ हिसाब किताब लेता है, फिर वहां से वो जाने लगता है। दरअसल जो एक ऑटो होता है उसी ऑटो में वो लड़कियों को बिठाता है, और साथ ही साथ पीछे अपनी बाइक पे वो हो जाता है, और फिर वहां से लड़कियों को लेकर के रूम पर पहुंचता है, और फिर उस रूम पे लड़कियों को बिठाता है क्योंकि खाना पीना सबका हो ही चुका था। और उसके बाद जो लड़कियां हैं वो अपने कमरे में जाती हैं। दरअसल जो सूरज होता है उनको कमरे में छोड़ करके जब बाहर आता है तो एक लड़की उसके साथ भी आती है कि चलो आपको मैं छोड़ देती हूँ बाहर तक। जैसे वो छोड़ने जाती है तब तक देखता है सूरज कि उसकी जो बाइक है वो पंचर हो गई, उसकी बाइक से हवा निकल रही होती है। अब इस चीज को जैसे ही सूरज देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अब क्या करेगा। फिर वो उसी रात को दीपू को फोन करता है, कहता है कि दीपू भाई, जो मेरा बाइक है वो पंचर हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो जो दीपू होता है कहता है कि ठीक है, तुम उनके कमरे में ही देख करके कोई जगह देख करके सो जाओ, फिर सुबह में अपनी बाइक को बनवा लेना, बनवा करके फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो सूरज होता है वो कहता है कि ठीक है। दरअसल उस कमरे में एक ही बेड होता है, और एक ही बेड जो बड़ा होता है उसी बेड पर चारों लड़कियां सोया करती थी। एक 10 बाई 12 का कमरा होता है, उसी कमरे में एक किचन भी होता है, छोटा सा लाइटिंग भी होती है, और उसमें एक बड़ा सा बेड लगा होता है। चारों की जिंदगी बहुत आराम से उसमें कट रही थी। लेकिन उस रात सूरज जो है वो बढ़ जाता है। अब आखिर करे भी तो क्या करे वो लोग, अब कोई नीचे सो नहीं सकता था। तो फिर इसीलिए, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है, तो जो कंबल होता है, कंबल बेहद बड़ा होता है। 4 कंबल होते, माफी चाहते हैं, 2 कंबल होते हैं, दोनों कंबल में 2-2 लड़कियां सोया करती थी। और फिर उस रात जब सूरज बढ़ता है तो सूरज भी एक किनारे पे, जो चारों लड़कियां घुसक करके एक साइड हो जाती हैं और फिर सूरज को एक साइड सुला लेती हैं। जैसे ही सूरज जो होता है कॉर्नर पे सोया रहता है, और एक कंबल में जो दूसरे साइड होता है उसी कंबल में वो एक लड़की और सूरज दोनों ओढ़ करके सोए होते हैं। बाकी एक कंबल में 3 लड़कियां होती हैं। इधर सूरज थका हुआ होता है, सूरज सो जाता है, सभी लड़कियां थकी हुई थी, सभी सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही रात के लगभग अभी 3:30 से 3:45 के करीब वक्त हो रहा होगा, जो लड़कियां हैं लड़कियों में एक लड़की की नींद खुल जाती है जो ठीक सूरज के बगल में सोई होती है, क्योंकि उस लड़की को ज्यादा नींद ही नहीं आ रही थी, वो हल्की फुल्की नींद थी उसकी, क्योंकि स्टेज परफॉर्म करते करते वो जो लड़की थी कुछ वक्त के लिए सो गई थी, और फिर इसीलिए उसको नींद भी नहीं आ रही थी। अब सूरज के बगल में जैसी लड़की सोई, फिर उसको उसके बदन का एहसास होने लगता है। धीरे धीरे उस लड़की जो होती है सूरज के बगल में सोई हुई, सूरज को स्पर्श करने लगती है, और स्पर्श करते करते सूरज के बदन को अलग अलग जगहों पे छूने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। इस पर जो सूरज होता है उसकी नींद धीरे धीरे खुल जाती है। जैसे ही खुलती है तो फिर वो उस लड़की को मना करने लगता है, लेकिन जो लड़की है वो मानती नहीं है, सूरज के बदन को छुए जा रही थी। अब तो वो सूरज से ज्यादा ही खुल गई थी। अब
जैसे ही वो लड़की सूरज पे टूटती है, फिर जो सूरज है वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सूरज जो है वो मना तो कर रहा था, लेकिन वो जो लड़की है उस पर भारी पड़ती जाती है। और इसी बीच जो उसके बगल वाली लड़की है, जैसे ही हरकत होती है, उसका शरीर हिलता है, तो वो भी लड़की जग जाती है और वो भी सूरज के साथ हो लेती है। दोनों यानी कि दोनों लड़कियां अब सूरज को बीच में करती है और फिर सूरज के साथ दोनों जबरदस्ती करने लगती है। आखिर सूरज कर भी क्या सकता था। सूरज अब धीरे धीरे सूरज भी खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन आखिर कब तक कंट्रोल करता, उसका भी कंट्रोल टूट जाता है। और फिर वो लड़कियों के साथ, दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन आखिर कब तक चल पाता। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, वो जल्द से जल्द उसका जो मौसम है वो बिगड़ जाता है। और फिर तब तक इसी बीच जो दो लड़कियां होती हैं, उसमें से एक लड़की फिर जग जाती है, तब तक दूसरी लड़की भी जग जाती है। अब ऐसे करके जो चार लड़कियां हैं, चारों लड़कियां जग जाती हैं। जो सूरज है, सूरज को अब समझ नहीं आया था कि अब वो क्या करे, लेकिन जो चारों की चारों लड़कियां हैं अब उस पर टूटी हुई हैं। अब चारों के चारों व्याकुल हुई हैं चुकी हैं सूरज से शारीरिक संबंध बनाएंगे, क्योंकि उन लड़कियों ने ज्यादा दिन से शारीरिक संबंध नहीं बना था। लेकिन जैसे ही वो सूरज को नग्न बदन देखती है उसका, मानो उनकी जैसे भूखी शेरनी की तरह उस लड़के पे टूट पड़ती है। दरअसल अब सूरज के साथ जबरदस्ती करती है, लेकिन सूरज आखिर कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बार तो उसका खत्म हो चुका था, दूसरी बार होने में बड़ा ही टाइम लगने वाला था। तो जो लड़की होती है कहती है कि मैं कुछ उपाय करती हूँ, मेरे पास कुछ दवाएं हैं, जिस दवा को खा करके सूरज फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर ये हमारे साथ करने लगेगा। लेकिन उसकी जो डोज होती है, उस लड़कियों ने उसकी ओवरडोज उस लड़के को दे दी। ये जो पावर की गोली होती है वो एक की बजाय लगभग 4 खिला दी कि ये जल्द से जल्द एक्टिव होगा और बहुत देर तक चलेगा, हम चारों लोगों को सेटिस्फाइड कर लेगा। लेकिन यहाँ तो होता कुछ और ही है। दरअसल ओवरडोज की वजह से जो सूरज है उस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, फिर सारी लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि जब उन्होंने उसकी नब्ज टटोली, उनको लग गया ऐसा कि जो लड़का है दुनिया को छोड़ करके तो अब जा चुका है। उस लड़के को उसी नग्न हालत में उसी रूम में छोड़ देती हैं, बाकी अपने अपने कपड़े पहनती हैं, जो सामान होता है, जो थोड़ा बहुत होता है उसको लेती हैं, फिर ले करके वहां से फरार हो जाती हैं। अगली सुबह जो होता है, जब दीपू होता है, जब फोन कर रहा होता है बार बार सूरज को, लेकिन जो सूरज है वो फोन ही नहीं उठा रहा था। अब इसीलिए जो दीपू है वो परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है। फिर वो मकान मालिक को फोन करता है, और जैसे ही मकान मालिक को फोन करता है, मकान मालिक ऊपर सो रहा होता है, फिर वो नीचे आता है और दरवाजा देखता है कि दरवाजा तो बाहर से बंद होता है। दरवाजा खोलता है, वो खोल करके अंदर जाता है, लेकिन जो अंदर का मंजर होता है उसको देख करके जो मकान मालिक है वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। दरअसल लड़का जो है पूरे नग्न अवस्था में, कपड़े इधर उधर उसके फेंके हुए थे और उसी हालत में पड़ा हुआ था। फिर वो तुरंत दीपू को फोन करता है। दीपू मौका वारदात पर पहुंचता है और फिर ये जो मामला है कहीं ना कहीं सीधा सीधा ऐसा लग रहा था कि ये हत्या का है, क्योंकि उसके गले पे कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इसको जबरदस्ती किसी ने मारा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो था वो हत्या का ही था, क्योंकि उस लड़के के बदन पे जैसे जो उसकी हालत थी उस हिसाब से लग रहा था कि इसके साथ जोर जबरदस्ती करके इसके साथ बहुत ही हैवानियत की गई है। और फिर कहीं ना कहीं जो सूरज होता है वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। मौके पर पुलिस आती है और फिर पुलिस के आते ही फिर जो पुलिस है काम में जुट जाती है। फिर सूरज से अलग अलग पूछताछ करती है, लेकिन जो सूरज है सारी बातें बताता है कि आखिर क्या उस रात होता है। फिर आखिर अब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला था। फिर पुलिस उस बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और फिर पोस्टमार्टम में जो खुलासा होता है वाकई चौंकाने वाला होता है। दरअसल जो सूरज की मौत ऐसे वैसे नहीं हुई थी, बल्कि दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुई है। जैसे इस बात का पता चलता है, सूरज हैरान हो जाता है, माफी चाहते हैं, दीपू हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। फिर उन लड़कियों का नंबर वो पुलिस को देता है। फिर पुलिस उसके हिसाब से लोकेशन ट्रेस करती है, फिर लड़कियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़कियां जब अरेस्ट होकर के आती हैं तो फिर उनसे जब पूछताछ होती है तो जो लड़कियां हैं सारा खुलासा करती है कि आखिर उन लोगों ने उस लड़के के साथ क्या किया और कैसे करके उस लड़के की जान ले ली। दरअसल उनको ये नहीं पता होता है कि दवाइयों के ओवरडोज की वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जा भी सकता है, इसी क्योंकि वो चाहती थी कि ये दवाएं ज़्यादा खाएगा तो हम लोगों को संतुष्ट कर पाएगा, ज़्यादा देर तक हम लोगों के साथ संबंध बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही होता है। अब इसीलिए जो पुलिस है उन लड़कियों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखती है और देर की सलाखों के पीछे डाल देती है। फिलहाल इसमें दीपू की कोई गलती नहीं होती है। दीपू
बस उन लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया रहता है। अब इस वजह से दीपू की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, इसलिए दीपू छूट जाता है, दीपू अपने घर चला जाता है। दरअसल जो अब सूरज है, सूरज की बॉडी को उसके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अब उन लड़कियों की जो सजा है वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर उनको सजा क्या मिलेगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल एक लड़का जो बेहद शरीफ होता है लेकिन वो लड़कियों के हवस के शिकार बन जाता है, इस वजह से उसकी जान चली जाती है। लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या इसमें गलती किसकी है और सही कौन है? तो चलिए, आज जो है वो कमेंट का सिलसिला शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने आज कुछ भाइयों के कमेंट नहीं लिख पाए क्योंकि घर में तिलक थी, तो अब इसी वजह से मैं व्यस्त था, इसी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। मैंने सोचा कि आप लोगों तक कहानी पहुंचाना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों तक कहानी पहुंचाने का प्रयास किया। कल जो है वो सारे भाइयों का, बहनों का जो भी कमेंट आया रहेगा मैं सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।